फ्रेंड्स, क्या हाल है? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। बात करें लास्ट वीडियो में हम सेट थियरी रिलेशन फंक्शन पे बात किए थे, जो हमारा यूनिट फर्स्ट का जो था टॉपिक था, और वो फर्स्ट लेक्चर था यूनिट फर्स्ट का ही। और मैक्सिमम मैंने पहले ही बताया था आपको कि 2 लेक्चर मैं लूंगा एक यूनिट को कवर करने में। बीच में उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ा डाउन हो गई, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाया, नहीं तो ये वीडियो मैं और पहले ही डाल दिया होता रिकरेंस रिलेशन पे। लेकिन अब जो है, अब थोड़ा कंफर्ट है, हर चीज कंफर्ट फील हो रहा है, तो अब रेगुलर मैं जो हमारे पास और भी यूनिट बची हुई हैं, अभी ये यूनिट फर्स्ट का जो लास्ट लेक्चर होगा, 2 लेक्चर लेने हैं मेरे को एक यूनिट पे, तो ये लास्ट फाइनल लेक्चर होगा। तो और जो 3 यूनिट हमारी, उन पे मैं रेगुलर वीडियो डाल दूंगा 2-3 दिन के अंदर, बस मतलब एग्जाम के पहले तक मैं डाल दूंगा, उसकी वो नहीं है। तो ये वीडियो मैं चल रहा हूँ फिर रिकरेंस रिलेशन पे देखते हैं हम यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन, और बीच बीच में हम हमारी आपकी बातें होती रहे, ठीक है। और लास्ट में तो हमने सेट थियरी रिलेशन और फंक्शन कवर कर ही लिया था। वहां पे थोड़ा सा हमारा एक पिजन होल प्रिंसिपल भी है, तो वो भी छोटा सा टॉपिक है, वो यहीं पे देख लेंगे कहीं ना कहीं। अभी पहले रिकरेंस रिलेशन क्लियर कर लेते हैं पूरा, फिर हम बातें वैसी पे करेंगे, ठीक है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे किसकी? रिकरेंस रिलेशन की, ठीक है। देखो पहली बात तो रिकरेंस रिलेशन में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हमने सेकंड सेम में, जहां पे फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में जो मैथमेटिक्स पढ़ी थी, वहां पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। डिफरेंशियल इक्वेशन के मैंने अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े, सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने क्या किया था, सॉल्यूशन की बात की थी। तो हमने क्या किया था उसमें उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर फिर हम अलग अलग उसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और उसका जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के दोनों करते थे। तो वहां पर हम 2 इक्वेशन की बात करते थे। जब हमारा क्या होता था, एक होमोजीनियस इक्वेशन की बात करते थे, एक नॉन होमोजीनियस। यहाँ पे भी वैसे बात करेंगे, हम होमोजीनियस इक्वेशन की बात करेंगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की बात करेंगे। बात समझ रहे हो क्या? पहले हम जानेंगे रिकरेंस रिलेशन होता क्या है, कहां से आता है रिकरेंस रिलेशन, फिर इनके सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है। यही हमारे सिलेबस में भी है। और हम थोड़ा जनरेटिंग फंक्शन की बात करेंगे, जो न्यूमेरिक फंक्शन से आएगा, न्यूमेरिक फंक्शन से क्लियर करेगा मामला हमारा। ये हमारी पूरी कॉन्सेप्ट की चीजें होंगी जहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो हम ये देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को कितना टाइमली हम कवर करें। बात समझ में आ रहे हैं? तो हमें ये देखना है। तो अभी चलते हैं, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन कहां पे, थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, जहां से हमें क्वेश्चन टूटा होगा, ठीक है। बात करें रिकरेंस रिलेशन की, तो रिकरेंस रिलेशन की बात करते हैं पहले हम सीक्वेंस की बात करते हैं। ये सीक्वेंस क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब हुआ कि कोई भी नंबर हमें दे दिया और बोला कि वो एक क्या है, कोई मेरे को 3-4 नंबर दे दे, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, एक प्रकार का सीक्वेंस है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, कोई ना कोई नंबर आता चला जा रहा है, तो एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। ये पूरे नंबर मिलके एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा एक सीक्वेंस हुआ। ज्यादा इसे थियोरेटिकल बात हम नहीं करेंगे। अब सीक्वेंस से रिकरेंस रिलेशन का लेना देना क्या है, तो इसी सीक्वेंस, देखो इसी सीक्वेंस के बीच जो रिलेशन बता दे, मैंने कहा अगर इस सीक्वेंस का रिलेशन लिखना चाहूं तो मैं बोल दूं, अगर मैंने कहा कि अगर ये टर्म, मैं ये टर्म कह दूं n = 0 पर हमें इसकी fn की वैल्यू क्या मिल रही है, मैंने कहा 1 मिल रही है। n = 0 पे मुझे fn की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। बात समझ रहे हो? ये मैंने कहा ये 0 है, ये 1 है, ये 0 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। अब रिलेशन हमें लिखना है, तो मैंने इसको जो स्टार्टिंग वैल्यू थी n = 0 पे fn = 1 मैंने डिसाइड कर दी। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अब देखो, मतलब f0 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। सीधी बात ये है। तो उसने पूछा f1 f2 f3 f4, अगर अब हमें जो है f1 f0 f2 f3 4 अगर रिलेशन में निकालना चाहो तो कैसे निकालूंगा मैं? f1 = क्या लिख सकता हूं, f0 + 1, f0 + 1। तो रिलेशन लिखा कि नहीं इस f1 और f0 में? तो यही जो रिलेशन बना वो एक प्रकार का रिकरेंस रिलेशन। हमारा रिकरेंस रिलेशन का मतलब आप समझ रहे हो, इनके बीच, सीक्वेंस के बीच जो रिलेशन दिखाया है,
वो हमारा क्या हुआ, रिकरेंस रिलेशन। ज्यादा इन पे कुछ ज्यादा बातें नहीं करना क्योंकि शॉर्ट लेक्चर हमें कवर करना है, बात समझना। तो मैं इसको आपको ये दिखाया कि होता क्या है रिकरेंस रिलेशन, सीक्वेंस से कहां से आता है, ठीक है, बात समझ में आई। किसी में क्या होता है कि आपको, और जनरली ये सब ये क्या करता है, यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमें कांस्टेंट टर्म जो होते हैं, जैसे n = 0 पे f0 की वैल्यू 1 दे दी, n = 1 पे f1 की वैल्यू कुछ दे दी, वहां से हम c1 c2 c3 c4 की कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और कुछ भी यूज नहीं होता है, ये बस इसका डेफिनेशन था एक प्रकार का। अब मैं बात करता हूं इसके सॉल्यूशन पे, जो हमें सॉल्यूशन में बात करते हुए बात करेंगे हम थोड़ा इसके जनरल फॉर्म की। रिकरेंस रिलेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, रिकरेंस रिलेशन क्या, कहां से, होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन क्या है, ठीक है, और लीनियरिटी क्या है, होमोजेनिटी क्या है, ऑर्डर कितना होता है, डिग्री कितनी होती है, वही सब कुछ, ये थोड़ी बातें कर लेंगे, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है लीनियर रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। बात समझ रहे हो क्या, लीनियर रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट कैसे, मैंने कहा यहां पे, जैसे मैंने बोला c0 an प्लस के प्लस c1 an प्लस के माइनस 1 c2 an प्लस के माइनस 2 डॉट 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 cn an इज इक्वल टू fn। ये हमारा, मैंने कहा कोई रिकरेंस, लीनियर रिकरेंस रिलेशन है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या क्या है हमारे पास, मैंने कहा c0 c1 c2 डॉट 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 cn, ये क्या है हमारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट। बात समझ रहे हो क्या, c1 c2 c0 ये क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। ध्यान देना, अब मैं यही पे बात करूंगा, ये रिकरेंस रिलेशन में हमें जो पढ़ना है वो हमारे पास जो पढ़ने के लिए है लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ने के लिए है, तो उसका एक फॉर्म ये होता है, मेन फॉर्म मान के चलो, इसी को हमको लिखना है। अब देखो ये किस ऑर्डर का रिकरेंस रिलेशन है, तो ये के ऑर्डर का रिकरेंस रिलेशन है। इसकी हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, जैसे मैं अगर लिखता था कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता था, मैं अगर कहता था d2y/dx² प्लस dy/dx इज इक्वल टू 2, तो ये किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था। बात समझ रहे हो कि नहीं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट पावर कितना था, 2 था, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऐसे में यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखो तो यहाँ के हाईएस्ट पावर है इसकी। बात समझ रहे हो क्या, क्या कितनी पावर है, हाईएस्ट पावर है, तो ये कितने पावर का एक क्या कहते हैं रिकरेंस रिलेशन है, के पावर, kth पावर का रिकरेंस रिलेशन। बात समझ में आ गई है, ये क्लियर बातें होंगी, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो मैं बात करूंगा होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की बात। होमोजीनियस लीनियर होमोजीनियस कौन सा होगा, देखो होमोजीनियस की बात करेंगे, होमोजीनियस की बात करेंगे जब, तो होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन वो होगा जहां पर राइट हैंड साइड मतलब fn की वैल्यू अगर 0, मैंने कहा fn की वैल्यू अगर 0 हमें मिल रही है तो वो हमारा होगा होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। मतलब अगर क्या मैंने कांस्टेंट वो वहां पे जो हो fn की वैल्यू जो हो वो 0, मतलब जो हमें अगर रिकरेंस रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा c0 an प्लस के c1 an प्लस के माइनस 1 डॉट 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 cn an इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई क्या। मैं बात करूंगा दूसरे नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, जहां पे fn डज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ रहे हो क्या, जहां पे क्या होगा fn डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब जो रिकरेंस रिलेशन होगा वो यही लिख दिया जाए। बात समझ, fn डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होगा, कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी पर्टिकुलर, तो उसकी हम बात करेंगे। बात समझ में आई, ये हमारे पास था होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। बात समझ में आई। दूसरी बात हम करते हैं थोड़ा यही पे ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट जिस पावर की यहां पे रखी हुई है, जो हाईएस्ट इसका टर्म है यहां पे जिस पावर का, वही हमारा ऑर्डर कहलाता है। जैसे यहां पे मैं बात करूं तो n प्लस के सबसे बड़ा है,
यहाँ पे n प्लस 0, बात समझो, n प्लस 0 है, यहाँ n प्लस k माइनस 1 k माइनस 2, तो लास्ट टर्म क्या गया 0 तक गया, तो हमारा हाईएस्ट पावर कितना है k। ध्यान देना जैसे हमारे पास दे दिया ऐसे c नॉट an प्लस c नॉट an माइनस 1 प्लस c1 an माइनस 1 c2 an माइनस 2 इज इक्वल टू fn। अब यहाँ पे कितना का ऑर्डर है, तो यहां देखोगे अगर मैं बोलूं मैं n को रिप्लेस कर दूं किससे, n x प्लस 2 से, n को क्या कर देंगे हम x प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो x प्लस 2 से रिप्लेस करो से c नॉट ax प्लस 2 प्लस c नॉट ax प्लस 2 कर दिया हमने, और c1 ax प्लस 2 माइनस 1 मतलब x कितना बचा x प्लस 1 प्लस c2 an। अब इधर देखो c2 है c2 an। अब n को हमें किससे रिप्लेस करना है, एक मिनट, n माइनस टू सॉरी c2 an माइनस 2 है, तो n को किससे रिप्लेस करना है x प्लस 2, तो x प्लस 2 माइनस 2 क्या हो गया c2 ax इज इक्वल टू क्या बच गया, n को हमें x प्लस 2 से रिप्लेस। ध्यान समझ रहे हो, तो अब देखो कितने डिग्री का इक्वेशन बन गया है, कितने, तो हमें देखना अगर n में दिया है तो हमें माइनस में लेके नहीं चलना है, हमें पॉजिटिव साइड ही लेके चलना है, तो पॉजिटिव। अब हमें पता चल गया कि ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री का है, कितने डिग्री 2 डिग्री का। x में बन गया, अभी तक n में बन रहा था, x में बन गया, कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हमारा किसमें कितने डिग्री का बन गया, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो कितने डिग्री की आएगी, 2 डिग्री की आएगी, मतलब तो हमारा जो किस डिग्री का इक्वेशन बना ऐसे प्लस में लेके चलना है, प्लस k माइनस 1 प्लस k माइनस 1 n प्लस जो हमारे जिस टर्म में जिस कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे n दी है, यहाँ पे x को मैंने n को x से रिप्लेस कर दिया, तो जितने का दिया है माइनस में उसको प्लस में पहले कन्वर्ट कर लो, प्लस में कन्वर्ट करने के बाद फिर जो है वैसे जो तो हमें ऑर्डर पता चल जाएगा। तो ये ऑर्डर पता करने का एक तरीका है। बात करें हम डिग्री की बात समझना, तो डिग्री क्या होती है, किसी भी लीनियर इक्वेशन मतलब जिनके कोफिशिएंट क्या हो, जिनके कोफिशिएंट की वैल्यू जब हम प्लस करें तो क्या है 1 आ जाए, तो वो हमारे लीनियर इक्वेशन होते हैं। सब अभी सब आपको एग्जांपल दिखाता हूं। डिग्री क्या होती है पहले बात समझ लो। डिग्री जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करते हैं, जितने ऑर्डर की जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की जो पावर होगी वही डिग्री होगी, वैसे यहां पे बात करेंगे जहां ये सेम वही डिग्री की बात यहां पे भी होगी कि जो हमारी जितनी जो हाईएस्ट डिग्री होगी पूरे रिकरेंस रिलेशन की, वो हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर जो होगी वही हमारी बात समझ पाएंगे। बात मेरी समझ रहा। अब एग्जांपल में बात करते हैं लीनियरिटी की बात किया, जहां जिनका सम क्या हो 1 आ जाए, कांस्टेंट कोएफिशिएंट और उस टर्म का जो हम टर्म लिए हुए हैं an प्लस k है, r है, जो भी लिए हुए हैं, ठीक है, उससे हमसे क्लियर नहीं है। आगे चलते हैं, बात एग्जांपल देखते हैं 2-3, फिर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास पहला एग्जांपल है an इज इक्वल टू 4an माइनस 1, ऐसा कोई एग्जांपल दे दिया। अब मुझसे पूछ रहा है ये लीनियर है, ऑर्डर कितना है, लीनियर है कि नहीं है, नॉन लीनियर है, होमोजीनियस है या नहीं है, नॉन होमोजीनियस है, डिग्री कितनी है, ऑर्डर कितनी है, ठीक है, देखते हैं। इधर देखो, अगर मैं लीनियरिटी की बात करूं तो लीनियर कब होगा, जब इसका और इसका प्लस क्या होगा 1 आ जाए। मैंने n है, n प्लस n माइनस 1, ओ सॉरी इनका सब्ट्रैक्शन जो, ठीक है, माइनस करने पे अगर किसका जो n है, जो हमें एक्चुअली हमारा जिस टर्म में हमारा रिकरेंस रिलेशन जिसके बीच रिलेशन बता रहा था, an और an माइनस 1 के बीच है, बात समझ रहे हो क्या, रिलेशन है हमारा, ठीक है। तो इसके बीच जिसके बीच रिलेशन बता रहा है, उनके जो जिस टर्म की लास्ट टर्म की है उनको माइनस करने पे हमें 1 अगर वैल्यू मिलती है तो हम जान जाएंगे लीनियर है। तो यहाँ पे हम बात करें n माइनस n प्लस 1 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ये क्या है, लीनियर है। पहली चीज लीनियर। होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस को देखेंगे तो an माइनस 4 an माइनस 1 इक्वल टू 0, fn की वैल्यू क्या आ रही है 0, मतलब ये भी क्या है होमोजीनियस। बात समझ में आई क्या। बात करते हैं ऑर्डर की, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, यहाँ पे n है, n प्लस 1 से अगर रिप्लेस करें तो n प्लस 1 हो जाएगा, ये n हो जाएगा, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 1 हो गया, n प्लस 1 है मतलब 1 हो गया। डिग्री की बात करें, हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे 1 ही है,
मतलब सब कुछ हमें क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। an इज इक्वल टू an-1 का होल स्क्वायर, ऐसा दे दिया उसने। बोला कि अब बताओ मुझे क्या है, होमोजीनियस है या नहीं है, या an-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 दे दिया। चलो बताओ। देखो इधर लीनियर मतलब डिग्री उसकी पहले, लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री 1 हो तब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पे डिग्री किया तो डिग्री 1 थी तब हमने इसको सब्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ देखो यहाँ डिग्री का मतलब क्या है, पावर। देखो यहाँ की इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, तो यहाँ सीधे ही हमें पहले ही पता चल गया कि नॉन लीनियर है, पहले ही कंडीशन। हम चेक ही नहीं करेंगे n-1 कुछ भी नहीं। अगर ये डिग्री सेम नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं लीनियर नॉन लीनियर। अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, होमोजेनिटी की। होमोजेनिटी की बात करें, इसको ला दिया तो कांस्टेंट टर्म बचा क्या, ये भी क्या है, नॉन होमोजीनियस। बात समझ रहे हो क्या, नॉन होमोजीनियस है। अब डिग्री ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर कितना है, n-1 है। n-1 को रिप्लेस करेंगे तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 n से। जब यहां से n-1 से अगर n को रिप्लेस कर देंगे तो x+1 हो जाएगा कि x हो जाएगा, x के टर्म में, तो ये ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैं डिग्री की बात करता हूं, डिग्री कितना है इसकी, हाई ऑफ डिग्री कितने पूरे रिकरेंस रिलेशन 2, हाई ऑफ डिग्री देखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या देखते थे, जिसकी ऑर्डर हाईएस्ट है उसकी डिग्री, ये रिकरेंस रिलेशन का तरीका। अब इसकी बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चलते हैं सॉल्यूशन पे, फिर वहां पे हम अलग अलग बातें करेंगे, होमोजीनियस का सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन क्या होता है। आगे चलते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन। कैसे सॉल्व करेंगे किसी भी रिकरेंस रिलेशन को, यही हमारा मेन मुद्दा है, और यही इसी को सॉल्व करने का ये हमारा मेन टॉपिक है, मान के चलो, ठीक है। तो जो टोटल सॉल्यूशन होता है किसी भी रिकरेंस रिलेशन का, वो लिखा जाता है ANH, मतलब होमोजीनियस का पहले सॉल्यूशन, प्लस AN का पावर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। AN टू पावर H क्या है, होमोजीनियस का सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। P क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे हम वहां पे बात करते थे पहले, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की बात करते थे, CF की कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर की बात करते थे वहां पे CF, और यहाँ पे क्या बात करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं। ऐसे यहाँ पे हम होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो हमारे पास जो पहले इक्वेशन आता है, हमारे पास दो टाइप के इक्वेशन मिलेंगे। हमें एक पहला इक्वेशन मिलेगा होमोजीनियस टाइप का इक्वेशन, रिकरेंस इक्वेशन कह रहा हूं, रिकरेंस रिलेशन पहला होमोजीनियस टाइप का मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, नॉन होमोजीनियस टाइप का। जब होमोजीनियस की बात करूंगा मैं, जब होमोजीनियस टाइप का रिकरेंस रिलेशन रहेगा, ध्यान देना, होमोजीनियस टाइप का रिकरेंस रिलेशन रहेगा, तब हमारे पास क्या जो रिलेशन रहेगा, या जो रिकरेंस रिलेशन मिलेगा, मैंने कहा वो हमारे पास होगा C0 an प्लस k प्लस C1 an प्लस k माइनस 1 डॉट 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 Cn an इज इक्वल टू 0। Fn 0 होगा, तो मतलब जब Fn 0 होगा तो मतलब ये पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो मतलब हमें टोटल सॉल्यूशन कितना मिलेगा, टोटल सॉल्यूशन भी हमें क्या मिलेगा, an इज इक्वल टू an टू पावर h, मतलब होमोजीनियस का एक सॉल्यूशन मिलेगा, तो मतलब an मिलेगा, यह इसके इक्वल होगा। बात समझ। अब इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग केस है, ठीक है। अलग अलग केस में बात करते हैं हम, केस नंबर फर्स्ट की, होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करेंगे। जब होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करेंगे तब केस नंबर हम फर्स्ट की बात करते हैं। देखो केस नंबर फर्स्ट की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम जाने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना वैसे जैसे मैंने पहले ही बताया, जैसे मैंने कहा कि हमें कोई इक्वेशन दे दिया, जैसे मैंने कहा हमें कोई इक्वेशन दे दिया C0 an प्लस 2 प्लस C0 C1 an माइनस 1 प्लस C0 C3 C2 an इज इक्वल टू 0, ऐसा दे दिया उसने। बात समझ लो क्या। अब ये किस डिग्री का क्वेश्चन है, 2 डिग्री का, सेकंड डिग्री का क्वेश्चन है। अब इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा क्या लिखा जाएगा, मैं अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करूं यहाँ पे,
ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा क्या लिखा जाएगा, सी नॉट एम स्क्वायर प्लस C1 m प्लस C2 इज इक्वल टू 0। बात समझ रहे हो क्या? ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो हमारा जिस पावर था उसी पावर पे हमने इक्वेशन बना दिया, उसको m ले लिया, सी नॉट एम कांस्टेंट को वही टर्म रख दिया, सी नॉट एम स्क्वायर प्लस C1 m प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सेकंड डिग्री का इक्वेशन बन गया। अब इसके सॉल्यूशन सॉल्व कर लेंगे। बात समझ रहे हो क्या? ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हुआ। इसी से पूरा खेला होना है इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो केस नंबर 1 क्या बनेगा पहले, ये सभी केसेस में काम होंगे, सभी पूरे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करूंगा तभी हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना जानना चाहिए आपको, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, हमें पहले ऑर्डर पता होना चाहिए, किस ऑर्डर का है। तो हाईएस्ट ऑर्डर वही बनाना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन का भी ऑर्डर उतना ही होना चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर वही होनी चाहिए। तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 ऑर्डर था इसका, तो 2 हाईएस्ट ऑर्डर होना चाहिए। तो सी नॉट एम स्क्वायर प्लस C1 m प्लस C2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है इतनी? अब देखो केस 1 की बात करते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन यही बना है, मैंने कहा इनके रूट्स जो है मैंने m1 और m2 ले लिया। इसके रूट क्या ले लिया, m1 और m2 ले लिया। तो ध्यान देना। अब देखो तो पहला केस क्या बोलता है, पहला केस बोलता है अगर m1 डज नॉट इक्वल टू m2, मतलब दोनों रूट एक दूसरे के इक्वल ना हो, तब क्या करनी है, तब हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा an इज इक्वल टू उस रिकरेंस रिलेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा an इज इक्वल टू, वो आएगा हमारे पास an इज इक्वल टू m1, या मान के चलो मैंने कहा C1 m1 टू पावर r, r कह रहा n प्लस C2 m2 टू पावर n, जहां पे C1 C2 क्या है, वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू कहां मिलेगी, क्वेश्चन में ही दिया रहता है। एक की स्टार्टिंग वैल्यू दी है तो वहां से आप निकाल सकते हो। a0 की वैल्यू दी रहेगी, a1 की वैल्यू रहेगी। तो हमें सॉल्यूशन क्या मिला, C1 m1 टू पावर n प्लस C2 m2 टू पावर n। मैंने कहा ये 3 डिग्री का इक्वेशन होगा, 4 डिग्री का इक्वेशन, तो n डिग्री का हमें इक्वेशन मिलता था। हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा हमें, यहां से देख लो, an इज इक्वल टू C1 m1 टू पावर n, C2 m2 टू पावर n, डॉट 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 Cn mn टू पावर n। ये हमें मिलता हुआ चला जाता। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ये केस 1 जब m1 और m2 क्या है, डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं है। बात समझ में आई? ये मैंने फर्स्ट केस की बात की। सेकंड केस की बात करूंगा यहीं पे, यहां पे जब मैं सेकंड केस की बात करूंगा, सेकंड केस में हमारे पास आगे सेम वही केसेस की बात कर रहा हूं, वही सब कुछ की बात कर रहा हूं जैसे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की, ठीक है। अब यहां पे बात करता हूं जब m1 इज इक्वल टू m2, जब m1 m2 के इक्वल होगा तब सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन हमें तब मिलेगा an इज इक्वल टू C1 प्लस NC2 इनटू m2 पावर n। m2 पावर n मतलब m क्या है, रूट सेम है, तो मतलब वही m क्या है, रूट है, वही रूट m2 पावर n, जिस डिग्री का इक्वेशन है उस डिग्री n। अब देखो C1 C2 क्या है, कांस्टेंट है, n क्या है, n जितने पावर का है, तो n बात समझना, अगर मैंने कहा यही इसके पास n रूट होते और mn तक सेम होता तब हम क्या लिखते an इज इक्वल टू, हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, C1 प्लस NC2 प्लस n स्क्वायर C3 प्लस n क्यूब C4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जाके क्या बचता हमारे पास, n टू पावर n Cn प्लस 1। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, ये जाता और लास्ट में क्या लिखता है, m टू पावर n। ये किस केस की बात की, जब रूट इक्वल, जब रूट क्या हो, इक्वल हो। ये मैं इसी होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। ये किसकी बात कर रहा हूं, मैं होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। ऐसे ही पूरा सेम मैंने उसमें भी बात की थी, ठीक है। क्वेश्चन मैं इस पे नहीं दिखाऊंगा कि जब क्वेश्चन में उसकी नॉन होमोजीनियस की बात करूंगा तो ये भी कवर हो जाएंगे, तो नॉन होमोजीनियस में क्वेश्चन लूंगा वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दो, ये आप ध्यान दिए रहो, सब अभी क्वेश्चन में दिखाता हूं, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। एक केस और इसमें बनता है, तीसरा केस क्या बनता है देखते हैं, पहले इसको हटा। अब देखो अगर कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहे हैं क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स रूट भी तो मिल सकते हैं।
कॉम्प्लेक्स रूट मतलब क्या मिल रहा है, मैंने कहा अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा मिल रहा है। ये दो रूट हमें मिले, एक अल्फा प्लस आई बीटा है, दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा है। तब हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा an इज इक्वल टू आएगा, ध्यान देना, वो आएगा C1 cos n थीटा प्लस C2 sin n थीटा इंटू कैपिटल R टू पावर n। अब ध्यान देना कैपिटल R यहां पे क्या है, कैपिटल R जो है वो है इसका मॉड, वो क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वो क्या होता है, R इक्वल रूट R अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। अगर हमें जरूरत है तो ये भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन कितना है, C1 cos r थीटा प्लस C2 sin r थीटा मतलब n थीटा C1 cos n थीटा प्लस C2 sin n थीटा R2 पावर कैपिटल R2 पावर n। बात समझ में आ गई क्या? ये है पूरा होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करूंगा। तो केस 1 में क्या किया, जब इक्वल ना है तो C1 इंटू m1 टू पावर n प्लस C2 m2 टू पावर n ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे, जितने भी रूट रहेंगे अलग अलग। इस C1 C2 की वैल्यू निकालना है तो हमें a0 a1 की वैल्यू दी रहेगी, हम पुट करके दो इक्वेशन बना के C1 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब दोनों इक्वल है तो C1 प्लस nC2 प्लस n स्क्वायर C3 प्लस n क्यूब C4, जितनी भी डिग्री दी, जितने भी रूट आए हैं उतनी बार हम n का मल्टीप्लाई करते हुए फिर लास्ट में m2 पावर उस रूट का क्या कर देंगे, n जितने डिग्री का इक्वेशन है उसकी डिग्री ले लेंगे। जब कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं तो क्या करेंगे, an इक्वल टू C1 cos n थीटा C2 sin n थीटा इनटू R2 पावर n। R क्या है यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ध्यान देना ये बात। n क्या है, जितने डिग्री का इक्वेशन है, n क्या है, जितने डिग्री का इक्वेशन, C1 C2 क्या है, कांस्टेंट है, R की वैल्यू हमें मिली हुई n। ये हमने किसकी बात की, होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात की। अब हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन की, जहां पे आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी, ठीक है। इसके साथ होमोजीनियस सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा, उसके बाद हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, वहां पे क्वेश्चन को भी देखेंगे, जिससे हमारा ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, आई थिंक चलते हैं फिर। अब चलते हैं हम किस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ठीक, चलते हैं नॉन होमोजीनियस। अब मैं बात करूंगा नॉन होमोजीनियस की, किसकी, नॉन होमोजीनियस की, ठीक है। नॉन होमोजीनियस में जो हमें क्या रिकरेंस रिलेशन मिलेगा, वो मिलेगा क्या, C0 an प्लस के प्लस C1 an प्लस के माइनस 1 डॉट 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 Cn an इज इक्वल टू Fn। बात समझ में, हमें कोई Fn की पर्टिकुलर वैल्यू देगी तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा। जो हमें वहां पे टोटल सॉल्यूशन की बात हम कर रहे थे, टोटल सॉल्यूशन हमारा क्या आ रहा था, टोटल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा था, an होमोजीनियस का हमने निकालेंगे, पहले इसका होमोजीनियस का हम निकाल लेंगे, इतने पार्ट का ऑक्सिलरी इक्वेशन से क्या उसका रूट आएगा, फिर क्या आएगा an टू पावर p। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस fn से निकलेगा हमारा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहां से निकलेगा, इस fn से निकलेगा। तो अलग अलग इसके भी केस बनेंगे, अलग अलग केसेस में क्या वैल्यू होंगी वो हम देखेंगे, देखना, ठीक है। चलो देखते हैं, मैं बात करूंगा केस नंबर फर्स्ट की। यहाँ पे देखना अलग अलग जब हम केस की बात करेंगे, ये तो हमारा क्या हुआ, किसी भी रिकरेंस रिलेशन की सॉल्यूशन की बात किया। मैं अब केस नंबर 1 की बात करता हूं, किसमें, जब क्या हो, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दिया हुआ तब, ठीक है। मैंने कहा अगर कोई मुझे इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, मैंने कहा C0 an प्लस 2 प्लस C1 an प्लस 1 डॉट C2 an इज इक्वल टू B2 पावर n, B2 पावर n। ध्यान, क्या इक्वेशन दिया है, B2 पावर n। Fn की वैल्यू क्या दी हुई है, B2 पावर n दिया है, Fn की वैल्यू दिया है B2 पावर n। अगर अब देखना, केस सुनना, B2 पावर n दिया हुआ है, B क्या है, B कोई भी नंबर हो सकता है, B कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है आपका, तो B2 पावर रियल नंबर हो सकता है। B क्या है, B2 पावर n दिया, और B जो है वो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या है, रूट नहीं है। पहला केस क्या बोल रहा है कि B इज नॉट द रूट ऑफ गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन। B इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या है, रूट नहीं है।
तब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो हमको मिलेगा, वो मिलेगा ए एन, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो मिलेगा ए डॉट बी टू पावर एन, ए डॉट बी टू पावर एन। ए क्या है, कोई हमारा कांस्टेंट है जो हमें मिलेगा जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। अब हमें ए एन की वैल्यू मिल गई है, ए एन की वैल्यू क्या मिल गई, ए डॉट पी बी, तो ए डॉट बी एन की अब ए एन पी इसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम, यहाँ पे हम ए एन प्लस टू, ए एन प्लस वन, ए एन की जगह हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू मिलते ही जो हमें वैल्यू दी रहेगी वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हमें मिल जाएगा। या मैंने केस फर्स्ट की बात की, जब क्या हुआ, जब क्या हो, बी रूट ना हो किसका, इस गिवन इसके गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन की। अगर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करूंगा, मैंने कहा इसके रूट अगर m1 तथा m2 है, m1 और m2 है, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, c1 अगर इसके c1 m स्क्वायर, ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात कर रहा हूं, c नॉट m स्क्वायर c1 m प्लस c2 0, ये तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हुआ इसका m1 और m2। मैंने कहा तब अगर इसका रूट जो है, मैंने कहा कि अगर वो b2 पावर, कोई ऐसा रूट ना हो, कोई इसका जो रूट है m1 m2, मैंने कहा m1 m2 में अगर b की वैल्यू ना हो, b रूट ना हो इसका, तब ये कंडीशन होगी, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ए डॉट बी एन होगा। क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है, पहले पूरे केस की बात कर लेता हूं, फिर मैं अलग अलग क्वेश्चन दूंगा तब बात करूंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं केस 2 की। केस 2 क्या बोलता है, केस 2 बोलता है अगर b रूट है किसका, यही सेम इक्वेशन दिया है, fn इक्वल टू बी टू पावर एन दिया है, और क्या दिया कि b किसका रूट है, b इज द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसमें दिया हुआ है b किसका, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट है तो मैंने कहा m1 m2 दोनों भी रूट हो सकते हैं और एक भी रूट हो सकता है, अगर 3 डिग्री का है 3 रूट हो सकता है। तो ध्यान देना, अगर एक रूट उसका b से मैच कर रहा है, मतलब b जो है वो एक ही रूट से, मल्टीप्लिसिटी उसकी 1 है, मतलब मैंने कहा अगर इसके रूट क्या आ गए, ऐसे वैल्यू दे दी, fn इक्वल टू मुझे दे दिया 2 टू पावर n, और हमारे पास रूट आ गए 1 और 2, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, एक बार 2 आया है, मतलब 2 एक बार यहाँ पे आया है 2, अगर ये 2 और 2 दोनों होते हैं 2 बार मल्टीप्लिसिटी होती है, तो ध्यान देना, तब हमें अलग अलग चीजों पे सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मल्टीप्लिसिटी 1 है, मल्टीप्लिसिटी का मतलब समझ रहे हो आप, अगर एक बार उसका रूट आया है जो सेम है, b जो सेम है वो एक है, एक ही, जैसे 2 1 2 उसका रूट आया तो 2 एक बार आया है, तो 2 ही इसका 2 टू पावर n था, तो 2 अगर एक बार है, मल्टीप्लिसिटी 1 है, तब हमारे पास जो an पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा a डॉट n b टू पावर n, एक बार n आएगा, n का मल्टीप्लीकेशन होगा। मैंने कहा मल्टीप्लिसिटी 2 है, मतलब 2 बार आया है, 2 मतलब रूट उसके 2 2 है, मतलब 2 2 है रूट उसके, 1 2 नहीं 2 2 रूट है उसके, 2 और 2 है, और b की वैल्यू भी 2 है, तब हमें क्या मल्टीप्लिसिटी 2 है, तब हमारे पास an की वैल्यू पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, a डॉट n स्क्वायर डॉट b टू पावर n। ऐसे मैंने कहा कि मल्टीप्लिसिटी अगर जितनी बार रहेगा, मैंने कहा मल्टीप्लिसिटी r है, तो हमें क्या मिल जाएगा, an टू पावर p वैल्यू a डॉट n टू पावर r b टू पावर n, जितनी मल्टीप्लिसिटी ये सॉल्यूशन होगा। और इसको हम जैसे इसमें पुट करेंगे वैसे हमें इस a की वैल्यू मिल जाएगी, और a की वैल्यू मिलते ही यहाँ पे हम पुट कर देंगे। n क्या है, जिस ऑर्डर का डिफरेंस रिलेशन दिया हुआ है n है, r क्या है जो मल्टीप्लिसिटी है, और हमें b की वैल्यू दी हुई है। बात समझ में आई क्या, वो दी रहेगी। ये हमारा केस 2 बनता है, जब क्या है b इज द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये केस 2 बना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, केस 1 केस 2 क्लियर हुए। बात करते हैं केस 3 की। केस 3 की बात करते हैं, ये केस 2 तक बात थी, केस 1 की बात किया, केस 2 की बात की, केस 3 की बात। केस 3 में बात करते हैं व्हेन fn इज पॉलिनोमियल इन n, मतलब कोई जो fn है, ये fn जो है ये fn है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है किसमें, n में। मैंने कहा fn इक्वल टू दे दिया n प्लस 2, ऐसा कुछ दे दिया, fn की वैल्यू n प्लस 2, पॉलिनोमियल दे दिया। अगर पॉलिनोमियल है तब कैसे केस को सॉल्व करना है, केस 3 ये बोलता है, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल है फर्स्ट डिग्री, पहला केस बनता है अगर फर्स्ट डिग्री है, ध्यान देना, अगर फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, जैसे n प्लस क्या है
फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, n की पावर क्या है 1 है, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, तब हमें जो an टू पावर ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा a नॉट प्लस a1n, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है। तो a नॉट और a1 क्या है, कांस्टेंट है जो हमें वैल्यू दे पे, जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, जो अभी मैं दिखाऊंगा आप क्वेश्चन लूंगा, तो a नॉट प्लस a1n, क्वेश्चन जरूर देखना है यार, तभी ये पूरे जितने फॉर्मूले ऐसे समझ में नहीं आएंगे, जो मैं क्वेश्चन अभी लास्ट में बताऊंगा उसको देखना जरूर। a नॉट प्लस a1n हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन में, तो हमें a नॉट और a1 की वैल्यू मिल जाएगी, जहां से हमें इक्वेशन मिलेगा और a नॉट a1 की वैल्यू। मैंने कहा अगर सेकंड डिग्री का है, सेकंड डिग्री है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मिलेगा मुझे, a नॉट प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर। मैंने कहा n डिग्री का है, तब क्या मिल जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, a नॉट प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर डॉट 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 an स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? ये हमारा केस 3 है, ये क्या है हमारा केस 3 है। अब देखो केस 4 और केस 5 को अच्छे से समझना, केस 4 और केस 5 थोड़ा अजीब ढंग के हैं, लेकिन यहां सॉल्यूशन जो पूछता है इससे भी क्वेश्चन यहां से भी पूछता है, यहां से भी पूछता है, यहां से भी कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो केस 1 आपको समझ में आया होगा, केस 2 भी समझ में आया होगा, केस 3 भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी जब मैं इस पे क्वेश्चन लूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं बात करता हूँ केस 4 और केस 5 की, फिर इसके बाद एक रिकरेंस रिलेशन के सॉल्यूशन खत्म होंगे, सीधे मैं बात करूंगा इनके क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन देखूंगा, फिर जनरेटिंग फंक्शन, फिर ये लेक्चर खत्म, मतलब पूरी यूनिट खत्म। क्लियर? चलते हैं केस 4 और केस 5 देखते हैं। मैं किसकी, केस 4। केस 4 क्या बोल रहा है, when fn is equal to b2 पावर n और phi n दिया, when fn is equal to क्या दिया हो, b2 पावर n डॉट phi n, जहां b2 पावर n डॉट phi n में क्या है, b क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, और phi n क्या है, पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है किसमें, n में। अगर ऐसा दिया हुआ है, पहले मैंने कहा अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं तो 2n n प्लस 2 2 पावर n b2 पावर n के डॉट n प्लस 2, n प्लस 2 क्या है, phi n है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एग्जांपल मैंने बताया। अगर ऐसा दिया हुआ है तब कैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देना, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालना पड़ेगा, मैं चार्ट बनाता हूं। अगर दिया है b2 पावर n डॉट phi n, अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके दो फंडे हो सकते हैं, या तो बी रूट हो सकता है उस जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया हुआ है, वो जो रिकरेंस रिलेशन दिया, मैंने कहा कोई रिकरेंस रिलेशन, ये मान के चलो ये रिकरेंस रिलेशन हमारे पास c नॉट an प्लस 2 c1 an प्लस 1 प्लस c2 an इज इक्वल टू fn, ये हमारे पास रिकरेंस रिलेशन। अब देखो तो b क्या हो सकता है, रूट हो सकता है उसका एक, या रूट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या होगा, दो हमारे पास कंडीशन बनेंगे। पहले क्या होगा, b इज द रूट ऑफ, इफ b इज द रूट ऑफ किसका, ऑक्सिलरी इक्वेशन, अगर b रूट है उसका। दूसरी, इफ b इज नॉट द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या भी, नॉट रूट ऑफ, जो रूट नहीं है। अब देखो अब इसमें अलग अलग कंडीशन बनेगी। अगर रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, अगर रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, तो अब मैं बात करूंगा किसकी, मल्टीप्लिसिटी की, किसकी, मल्टीप्ल डिग्री की बात करूंगा। अब ध्यान देना, अगर मल्टीप्लिसिटी क्या बोल रहा हूं मैं, अगर सॉरी बी अगर रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, ऑक्सिलरी इक्वेशन या कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन इसको बोल दो, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल दो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन बोल दो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से आएगा तो कॉम्प्लीमेंट सीएफ जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी अगर बी रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन का या कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन का, तब हम किसकी देखेंगे, मल्टीप्लिसिटी देखेंगे, किसकी, रूट की, मल्टीप्लिसिटी देखेंगे किसकी, रूट की। मल्टीप्लिसिटी अगर 1 है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ b इज 1, अगर मल्टीप्लिसिटी b की कितनी है, 1 है, मतलब एक बार अगर मल्टीप्लिसिटी जो b की वैल्यू है वो एक ही बार उसका एक ही रूट आया है, अगर मल्टीप्लिसिटी 1 है तो सेम वही फंक्शन लिखना है, a टू n टू पावर p का जो फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा b टू पावर n डॉट n इंटू phi n, ये सॉल्यूशन।
अगर मल्टीप्लिसिटी 2 है इस 2, तब क्या हो जाएगा, यही n स्क्वायर होगा, n है तो n टू पावर n हो जाएगा, मतलब a n p हो जाएगा क्या, मल्टीप्लिसिटी 2 है b टू पावर n इंटू n स्क्वायर फाई n। और मैंने कहा अगर मल्टीप्लिसिटी n है, मल्टीप्लिसिटी क्या है, n है, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये मैंने कहा a n टू पावर p की वैल्यू क्या आ जाएगी, b टू पावर n n टू पावर n भाई n। ये कब कंडीशन बन रही है, जब b इज द रूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन, जब b क्या है, रूट है कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन का। देखो ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, जब b इज नॉट रूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन, जब b कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन का रूट नहीं है तो हमें इससे मतलब नहीं। अब हम फाई n पे कूदेंगे, अगर डिग्री ऑफ फाई n 1 है, फाई n की डिग्री 1 है पॉलिनोमियल की, तब हमें जो कॉम्प्लीमेंट, तब हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा a n टू पावर p इज इक्वल टू b टू पावर n डॉट a नॉट प्लस a1 n। ठीक, और अगर डिग्री ऑफ फाई n इक्वल टू 2 है, तब हमें जो मिलेगा वो मिलेगा a n पर्टिकुलर सॉल्यूशन b टू पावर n डॉट a नॉट प्लस a1 n प्लस a2 n स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैंने कहा यह कि n हो गया, डिग्री n है फाई n की, n है तो यही कितना चला जाएगा, n डिग्री तक चला जाएगा, जैसे मैंने बताया। ठीक है, ये पूरी कहानी है फोर्थ केस की। bn b टू पावर क्या है, b क्या है, कांस्टेंट है, फाई n क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो मैंने दो कंडीशन बताई, जब रूट है कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन का, जब रूट कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन का नहीं है। रूट है तो अलग अलग कंडीशन बताई, जब मल्टीप्लिसिटी और b क्या है 1 है तब हम n को फाई n लिख देंगे, 2 है तब ये वैल्यू रख देंगे, n स्क्वायर कर देंगे। और जब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन दिया है तो डिग्री की बात कर, जब उसके रूट नहीं है तो डिग्री की बात करेंगे, डिग्री के बाद हम वैल्यू रखते हुए चले जाएंगे। ये मैं केस 4 की बात किया। अब मैं बात करूंगा किसकी, केस 5 की। केस 5 भी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सेम चीजें होंगी, बस यहाँ पे जो ये मल्टीप्लीकेशन था वही केस 5 यहाँ पे चेंज कर देगा, ये प्लस कर देगा, सम की बात करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की बात किया था, वहां पे सम की बात करेंगे। तो केस 5 भी देख लेना। देखो केस 5 क्या बोलता है, केस 5 देखो, केस 5 बोलता है अगर fn इज इक्वल टू दिया है b टू पावर n प्लस फाई n, ऐसा कुछ दिया हुआ है fn इज इक्वल टू, तो देखो ऐसा दिया है, फाई n क्या, वही सब कुछ, b टू पावर n क्या है, b की कांस्टेंट है, फाई n क्या, पॉलिनोमियल है n में। ठीक है, तो वही फिर दो कंडीशन हमारे पास करेंगी, क्या है, b क्या है, रूट है, रूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन। दूसरी कंडीशन b नॉट रूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन। जब भी रूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन है तब हमारे पास क्या बनेगी, दो कंडीशन होंगी। रूट होगा तो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी आएगी। अगर मल्टीप्लिसिटी मैंने कहा 1 है, रूट की क्या है, मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है, मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है, तब क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी जब 1 है, जब मल्टीप्लिसिटी 1 है तो हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा a टू पावर p b r मतलब b टू पावर n डॉट n, b टू पावर n डॉट n प्लस फाई n। और इसी फाई n को क्या लिखेंगे, जब मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, मतलब डिग्री हमारी क्या होगा, अगर डिग्री 1 है, फिर अगर डिग्री 1 है तो ये फाई n किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिग्री के ऊपर। अगर डिग्री 1 है इसकी, डिग्री 1 है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, b नॉट b टू पावर n डॉट n प्लस फाई n को क्या लिख, ऐसे यहां पे भी ध्यान देना, फाई n को क्या लिख देंगे हम, a नॉट प्लस a1n, a नॉट प्लस a1n, ऐसे यहां पे क्या लिखेंगे, a नॉट प्लस a1n प्लस n a टू n स्क्वायर a n स्क्वायर। बात समझ रहे हो, फाई n की डायरेक्ट वैल्यू नहीं, इसको पुट करना पड़ेगा, तो ध्यान देना ये बात मेरी, इसको पुट करना पड़ेगा क्योंकि a नॉट और a1 की वैल्यू भी चाहिए ना, इसलिए ये ध्यान दिए रहना। यहाँ पे भी ऐसे में यहाँ पे बात करो bn डॉट bn b टू पावर n डॉट n, फाई n की वैल्यू क्या लिख देंगे, a नॉट प्लस a1, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही क्या,
जब मल्टीप्लिसिटी क्या है 1 है। अगर मैंने कहा मल्टीप्लिसिटी n है, मल्टीप्लिसिटी क्या है n है, n है मल्टीप्लिसिटी, तो हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मिलेगा b टू पावर n डॉट n टू पावर n प्लस फाइ n। अब फाइ n किसमें होगा n डिग्री में होगा। फाइ n को क्या लिख देंगे हम यहाँ पे b टू पावर n टू पावर n प्लस फाइ n को क्या लिख देंगे यहाँ पे a नॉट प्लस a1 n प्लस डॉट 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 an डॉट n की टू पावर n टू पावर n। बात समझ में? ये है कब की बात की, जब मल्टीप्लिसिटी क्या है n है, मतलब 2 है 3 है 4 है, जितनी बार मल्टीप्लिसिटी है उसके हिसाब से मैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा आपको। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ये ध्यान दो, bn टू पावर n डॉट n है प्लस a नॉट प्लस a1 है n। समझ में आ रहा है नहीं? a नॉट प्लस a1 है, ये फाइ n को लिखना पड़ेगा a नॉट प्लस a1 है, ठीक है an की। अब मैं अब दूसरी कंडीशन की बात करूं, जब b नॉट रूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन है तब क्या होगा, डिग्री के ऊपर हमारी बात होगी, सॉरी हाँ डिग्री की इक्वेशन बात होगी, कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन की डिग्री की बात करूंगा। अगर डिग्री फाइ n की 1, डिग्री ऑफ फाइ n इज इक्वल टू 1 है, तब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन क्या बचे, जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा a n टू पावर p क्या आ जाएगा b टू पावर n प्लस a नॉट प्लस a1 n। बात समझ में आ गई? अगर यही n है डिग्री फाइ n की n है तो यही क्या हो जाएगा b टू पावर n प्लस a नॉट प्लस a1 n प्लस a2 n स्क्वायर डॉट 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 an n टू पावर n। सब कुछ वही था। तो ये मैंने केस 4 और केस 5 की बात की, जब पॉलिनोमियल फंक्शन की बात की, जब मल्टीप्लिकेशन में दिया है, जब सम में दिया हुआ है, दोनों केसेस में हम बात की। ये हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ रेफरेंस रिलेशन थे, पूरा इसका फंडा था। तो यहाँ पे केस 5 की बात की, ये हमारा नॉन होमोजीनियस का था, इससे पहले हमने होमोजीनियस की बात की। अब एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, पूरा फिर फंडा क्लियर हो जाएगा जो हमारा हमें टफ लगता है, फिर जनरेटिंग फंक्शन की बात करके ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करता हूं कि ये दिया ar माइनस 5 ar माइनस प्लस ar माइनस 1 प्लस 6 ar माइनस 2 इक्वल टू 2 प्लस r। पहली बात तो मुझे पहले क्या चाहिए, होमोजीनियस। अगर मैं टोटल सॉल्यूशन की बात करूं, टोटल सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, टोटल सॉल्यूशन क्या मिलता है हमें, an इज इक्वल टू an टू पावर h प्लस an टू पावर p। होमोजीनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन सिर्फ इस पार्ट से मिलता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए सिर्फ मुझे पहले क्या चाहिए, हमें an टू पावर h चाहिए मुझे, मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन चाहिए, होमोजीनियस सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं इसको लेके चलूंगा, इससे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन ar माइनस 5 ar माइनस 1 प्लस 6 ar माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास ये आएगा m माइनस 2 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जो हमारा रूट आएंगे m की वैल्यू आएगी वो 2 और 3 आएगी। बात समझ में आ गई क्या, 2 और 3 आएगी। अब मैं इसके होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या होता है, an क्योंकि रूट डिफरेंट है तो an टू पावर h क्या आ जाएगा, c1 2 टू पावर n 2 टू पावर r में दिया हुआ है प्लस c2 3 टू पावर r। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें होमोजीनियस सॉल्यूशन मिल गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे, यहां देखो ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल के लिए हमने क्या बताया था, an टू पावर p हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल a नॉट प्लस a1 r, a नॉट प्लस a1 r आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हमने क्या करेंगे, an की वैल्यू यहाँ पे पुट, ar की वैल्यू r है ना, r के लिए क्या करते हैं, a नॉट प्लस a1 r है तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। बात समझ रहे हो क्या, a नॉट प्लस a1 r की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। जैसे ही r पुट करेंगे, यहाँ r है तो r होगा a1 r माइनस, अगर मैं यहाँ पे r माइनस 1 की भी वैल्यू निकाल लूं तो r माइनस 1 की चाहिए तो ये क्या होगा, a नॉट प्लस r माइनस 1 a1 r माइनस 1 a r माइनस 2 चाहिए हमें तो मैं r माइनस 2 a नॉट प्लस a1 r माइनस 2 ये आ जाएगा। अब मैं ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते ही a नॉट प्लस a1 और माइनस 5 a नॉट प्लस a1 r माइनस 1 प्लस 6
ए आर माइनस टू, ए आर माइनस टू कितना है, ए नॉट प्लस ए वन आर माइनस टू इज इक्वल टू एफ एन की वैल्यू क्या है, ये 2 प्लस आर। बात समझे? जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा हमें 2a नॉट माइनस 5a नॉट प्लस 6a नॉट, a नॉट बचा, a नॉट ये बचा, ठीक है। 2a नॉट यहां पे दूसरा आएगा 2a1r 6a1r माइनस 5a1r, a1r और a1r और a1r 2a1r। फिर मैं बात करूंगा माइनस 5 यहाँ पे माइनस 5a1 और माइनस प्लस 5a1 और यहाँ पे बात करूंगा 6 2 12। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 7 a1 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 2 प्लस आर। अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो इस a1r को ऐसे लिख दो, 2a1 माइनस 7 2a नॉट माइनस 7a1 प्लस 2a1r इज इक्वल टू 2 प्लस आर। अब मैं कंपेयर कर दूं तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल रहे हैं। देखो हमें 2a1 इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, मतलब a1 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1/2, और a नॉट यहां से दूसरा इक्वेशन क्या मिल रहा है 2a नॉट माइनस 7a1 इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, ठीक है। a1 की वैल्यू हमें मिली हुई है, a1 की वैल्यू निकालूंगा तो वहां पे जाएगा तो 7a1, a1 की वैल्यू 1/2 है तो 7/2 हो जाएगा, मतलब 2 प्लस 7/2 क्या आ जाएगा 11/2, यही आएगा। और a नॉट की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 11/4। अगर मैं टोटल सॉल्यूशन की यहां बात करूं तो टोटल सॉल्यूशन हमें क्या मिल गया, अगर मैं टोटल सॉल्यूशन की बात करूं तो an इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया an टू पावर h क्या है c1 2 टू पावर r प्लस c2 3 टू पावर r प्लस ये सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मिला है मुझे a नॉट की वैल्यू क्या है 11/4 और a1 की वैल्यू क्या है 1/2r। बात समझ में आ रही क्या, ठीक है। पर क्या हो जाएगा a नॉट की वैल्यू क्या है 11/4 और इसका क्या है 1/2r, तो क्या मिल जाएगा 11/4 और 1/2r। अब देखो यहाँ a नॉट की वैल्यू 1 दी है, a1 की वैल्यू 1 दी है, तो a नॉट की वैल्यू मतलब ar हमें मिला है, a नॉट की वैल्यू यहाँ पे a नॉट की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो a नॉट की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। अगर यहाँ से हमें c1 c2 की वैल्यू फिर मिल जाएगी ना, ये c1 c2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो चाहते हैं यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट। जैसे ही वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू अगर दिया तो ये लास्ट में पुट करने के बाद हमें c1 c2 की वैल्यू मिलेगी, तो यही पुट करके देख लेते हैं। जैसे हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे तो ये c1 2 टू पावर आ रहा है, 2 टू पावर 1 हो जाए, ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नॉट की वैल्यू 1 हो गया, मतलब c1 प्लस c2 3 टू पावर 0 1 हो जाएगा, c1 प्लस c2 बचा, ये 0 हो जाएगा, 11/4 बचा, मतलब c1 प्लस c2 इज इक्वल टू हमें क्या मिला 1 माइनस 11/4। 11/4 को मैं क्या लग दूं इधर ला दूंगा, तो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू क्या मुझे मिल गया माइनस 7/4, पहला इक्वेशन मिल गया, ठीक है। c1 c2 को वैल्यू, अब मैं a1 रखूंगा, 1 रखा जैसे यहां तो 2c1 प्लस 3c2 मिल गया, 3c2 प्लस 11/4 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मान के चलो अगर मैंने इसका ले लिया तो ये 4 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, प्लस 2 2 जाइए हो जाएगा 2 हो गया इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। ये a1 की वैल्यू 1 दी है, मैं अगर यहां से निकालूंगा 2c1 प्लस 3c2 इज इक्वल टू ये 13 हो जाएगा, 11 प्लस 2, उसको मैं इधर गया तो ये 1 माइनस 13/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 9/4, ठीक है। तो 2c1 प्लस 3c2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी माइनस 9/4, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से c1 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी, और ये हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए ना, c1 प्लस c2 इक्वल टू माइनस 7/4 और 2c1 प्लस 3c2 इक्वल टू माइनस 9/4। मैं जैसे ही यहाँ पे c1 c2 की वैल्यू पुट करूंगा और मुझे पूरा सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। ये रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का तरीका, जो केस बताया वही मैंने किया और कुछ किया भी नहीं, और रिकरेंस रिलेशन हमारा सॉल्व हो गया। थोड़ी हम बात करते हैं जनरेटिंग फंक्शन की, जनरेटिंग फंक्शन के बाद हम ये हमारा पूरा लेक्चर खत्म होता है। चलते हैं, देखो जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। पहले जनरेटिंग फंक्शन को जानने के लिए हम बात करेंगे न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, कोई न्यूमेरिक फंक्शन का मतलब हुआ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पे हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। जिससे मैंने कहा मेरे पास ए कोई सेट है, मेरे पास कोई सेट बी है, मैंने न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 5 6 दी, और उस पे मैंने पर्टिकुलर वैल्यू की बात की। जब यहाँ पे जैसे ही पर्टिकुलर वैल्यू की बात की यहाँ पे
तो मैंने कहा ये मुझे मिल रही a0, a1, a2, a3, a4। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फिट कर रही है। तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू है वही हमारी न्यूमेरिक फंक्शन है। इससे जो फंक्शन क्रिएट होगा वो हमारा जनरेटिंग फंक्शन के लिए कहलाता है। बात समझ में आई? तो जनरेटिंग फंक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, मैंने बात अगर मैं जनरेटिंग फंक्शन मैंने कहा कोई न्यूमेरिक फंक्शन दिया हुआ है a = a0, a1, a2 ... ar, ठीक है, ये कोई न्यूमेरिक फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको जो जनरेटिंग फंक्शन लिखने का तरीका है वो है a0 z az लिखने का तरीका है a0 + a1z + a2z स्क्वायर ... ar -1 ar z⁴ r। बात समझ रहे हो क्या? ar z⁴ r ये लिखने का तरीका है किसी भी। अगर मैं इसी जनरेटिंग फंक्शन की बात करूं, az को मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन ऑफ r⁴0, r से 0 की पावर 0 टू लेके, या i to 0 से लेकर r तक, कहां से मैं क्या लिख दूं, ar z⁴r, या ai z⁴i। ai z⁴i ये लिखने का तरीका है किसी भी किसको, न्यूमेरिक उसको जनरेटिंग फंक्शन को, जनरेटिंग फंक्शन को i = 0। ये मैंने बताया ये कोई न्यूमेरिक फंक्शन है और ये जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन ये। जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई वैल्यू अगर दे दी ऐसे 1 3 9 1 3 9 27 ... ये वैल्यू दे दी, हम बोल दिया कि इसका जनरेटिंग फंक्शन लिखो, मुझे ऐसा कुछ न्यूमेरिक फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है इसका जनरेटिंग फंक्शन लिखो। तो एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले उसको फॉर्म में लिखोगे, तो az = क्या लिखोगे, a0 प्लस मतलब 1, a1z मतलब 3z प्लस a2z स्क्वायर, a2z स्क्वायर मतलब 9 है, 9 a2z स्क्वायर मतलब आप समझ रहे हो, ये a0 लिखा, 3z लिखा, अब a2 की वैल्यू क्या है 9, z स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3⁴2, फिर ऐसे 3⁴3 इसको लिख सकते हैं z⁴ ... क्या, बात समझ रहे हो क्या? अगर मैं इसको लिखना चाहूं, यहीं से लिखना चाहूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3z + 3z का होल स्क्वायर + 3z का होल क्यूब ... और मैं इसी को लिखना चाहूं तो ये किसका बाइनोमियल थ्योरम लिखाऊंगा, तो 1 - 3z पावर -1 का क्या है, ये सीरीज है, और यही हमारा जनरेटिंग फंक्शन हो गया 1/1 - 3z। ये जनरेटिंग फंक्शन लिखने का तरीका। ये था हमारा पूरा लेक्चर रिकरेंस रिलेशन पर, जनरेटिंग फंक्शन पर। ये मैंने आपको बता दिया जनरेटिंग फंक्शन लिखने का तरीका, कैसे जनरेटिंग फंक्शन क्रिएट किया जाता है, न्यूमेरिक फंक्शन क्या होता है, रिकरेंस रिलेशन की पूरी सॉल्यूशन की बात की। ये पूरी यूनिट यहीं पे खत्म हुई और यहीं से हमारा क्वेश्चन भी पूरा होना। देखो एक यूनिट मैं देखो पिजन होल प्रिंसिपल जो था ये छोटा है, पिजन होल प्रिंसिपल ऐसे ही बता दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास अगर पिजन होल का मतलब n होल है और m पिजन्स है, मतलब समझ रहे हो क्या, कि मैंने कहा कि अगर मेरे पास 7 कोई होल है और मेरे पास 8 पिजन्स है, तो कोई एक ऐसा होल होगा जिसमें एक से ज्यादा पिजन होंगे, क्योंकि 7 में अगर मैंने एक सीक्वेंस के टाइप में भैया भरा तो पहले मैं 7 भर लूंगा, फिर एक बचेगा, तो एक ऐसा होल जरूर होगा अगर मुझे 8 भरने हैं जिसमें 2 भरने होंगे। तो भाई ये पिजन होल प्रिंसिपल, उस पर ज्यादा बातें नहीं करनी और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, ऐसे ही पूछता है। और बात इसमें थोड़ा ये करनी थी, जनरेटिव फंक्शन से भी ये सॉल्व होते हैं। तो जनरेटिव फंक्शन से इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताया कि वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो समझ में नहीं आता। हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, प्रॉक्टेड मोड में एग्जाम है तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो इसलिए मैं जनरेटिव फंक्शन से आपको रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करने का तरीका नहीं बताया, लेकिन जो बताया वो आप सटीक बताया, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो ये पूरी यूनिट खत्म होती हुई नेक्स्ट यूनिट हमारी वेक्टर स्पेस पे होगी, तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।